हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो लो जी, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर जल्दी से क्लास 12th का व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वन शॉट वीडियो लाइए। तो चलो भाई, आज से हम लोग जो है वो क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आज से कंटिन्यू आप लोगों का 30 दिन के अंदर यानी 30 से 45 दिन के अंदर हम लोगों जो है वो क्लास 12th का व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा पढ़ेंगे। मैं हिंदी वालों के लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र का जितने भी 15 चैप्टर्स हैं, हर एक वीडियो में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 3 ऐसे कर करके टोटल 15 वीडियो आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में और पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो समष्टि अर्थशास्त्र होगा उसमें भी आप लोगों का 15 वीडियो आएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके, यानी टोटल 30 वीडियोज आएंगे आप लोगों का व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में। सिमिलर जो भी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेपरेट वीडियोज चैप्टर बाय चैप्टर और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेपरेट वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के आऊंगा और ये सारा वीडियो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो आपको एग्जाम में 2 नंबर के, 3 नंबर के या 5-5 नंबर के जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, और साथ ही साथ अलग से सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। फिर आप लोगों को इकोनॉमिक्स में कोई भी डरने का बात नहीं है। 100% इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस इंग्लिश, हिंदी, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्राफ, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डिटेल में हम कराएंगे। तो अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स सेम होता है, एक ही इकोनॉमिक्स तीनों को पढ़ना है, तीनों स्ट्रीम का एक ही इकोनॉमिक्स है। तो अपने दोस्तों के बीच जरूर वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोगों का चैप्टर है उसका जो पहला चैप्टर है हम लोगों का जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय। ठीक है, हिंदी में होगा, इसके बाद इंग्लिश में भी आएगा, पर डे वीडियो आएगा, इसके लिए घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। चलो अब हम लोग इस चैप्टर का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छा से लेकर के रखना और स्क्रीनशॉट हम समझा देंगे, अभी सारा चीज को अच्छे से समझ लो और स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखना और कॉपी में एज इट इज क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला गया आप लोगों का, आर्थिक क्रिया क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लो आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है। तो आंसर में बोल रहे हैं आर्थिक क्रिया से आशय उस क्रिया से होता है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन कुछ ऐसा काम कर रहा है जिस काम को करने से उसको बेसिकली पैसा मिलेगा और उस पैसे को यूज करेगा, वो उसको जो भी चीज चाहिए उन चीजों के लिए उन पैसों को वो खर्च करेगा, तो उन्हीं क्रियाओं को आर्थिक क्रिया बोलते हैं। इसका मतलब सिंपल है, सभी आय का सृजन करने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है। यानी अगर आप या कोई भी इंसान कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिस काम को करने से उसको पैसा मिल रहा है तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। यानी अगर कोई ऐसा पर्सन आय से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्लियर? आगे बोल रहा है परंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती। यानी सभी आय का क्रियाएं, ऐसे कोई भी काम जिस काम को करने से आपको आय मिला, पैसा मिला, तो आपका वो कौन सा क्रिया कहलाएगा, वो आपके लिए आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, लेकिन सभी आर्थिक क्रिया जो है वो आय का सृजन नहीं करता है। जैसे उपभोग एक आर्थिक क्रिया है परंतु यह आय का सृजन नहीं करती। उपभोग करना एक आर्थिक क्रिया है लेकिन उपभोग करने से आय का सृजन नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें लिखे हैं आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि एक जो आर्थिक क्रिया होता है बेसिकली वो कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। सबसे पहला उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है, उपभोग करना एक आर्थिक क्रिया है, विनिमय करना एक आर्थिक क्रिया है, निवेश करना भी एक आर्थिक क्रिया है। अच्छा यहां देखो, यहां बोला गया था कि उपभोग, ये देखो ये उपभोग जो है ये भी उपभोग क्या है, एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन उपभोग आय का सृजन नहीं करता। इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई भी पर्सन किसी भी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन कर रहा है, कोई सामान को वो बना रहा है, बना करके बेचेगा, बेच के पैसा कमाएगा, आर्थिक क्रिया है। अगर कोई पर्सन विनिमय कर रहा है, विनिमय मतलब सामान को खरीद बेच रहा है,
खरीद रहा है, बेच रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, आर्थिक क्रिया है क्योंकि पैसा मिल रहा है। निवेश, अगर वो कहीं पे पैसा लगा रहा है तो पैसा लगा रहा है, पैसा है तो आर्थिक क्रिया है। लेकिन ये जो उपभोग है यहाँ हम लोगों का, ये उपभोग आर्थिक क्रिया ही है। उपभोग क्या है? उपभोग आर्थिक क्रिया है, लेकिन उपभोग आय का सृजन नहीं करता। यानी अगर हम मान लो कि सपोज कर लो हम एक कपड़ा पहने हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो क्या कपड़ा पहनने के बदले कोई हमको पैसा देगा? नहीं देगा। इसलिए उपभोग एक आर्थिक क्रिया तो है, लेकिन उपभोग आय का सृजन नहीं करता। यही हम ऊपर में यहाँ पे बताए थे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एज इट इज ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को उतार देना, पूरा का पूरा नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। बोल रहा है आर्थिक क्रिया क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब देखो, पहले भी हम आप लोगों को ये चीज समझाए हैं, एक बार और समझा दे रहे। ठीक है, पहले कुछ कुछ बेसिक चीज समझ लेना व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। 1 मिनट रुको। हाँ देखो, एक चीज पहले इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो अर्थशास्त्र होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है व्यक्तिगत या छोटा अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थशास्त्र का एक ऐसा क्षेत्र जहां व्यक्तिगत एवं छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जहां व्यापक और बड़े बड़े चीजों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा कौन था? कौन ऐसा था जिन्होंने अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा? तो ध्यान रखना, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जिसने बांटा था वो कौन थे? नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फिश ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा था। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, नॉर्वे का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फिश ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा था। अब ये जो व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र है, उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, व्यष्टि और समष्टि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ये एग्जाम में पूछेगा। बोल रहा है माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मिक्रोथ से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोटा, तथा मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोथ से हुई है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये VBI है, इस चीज को जरूर याद रखना। अर्थशास्त्र जो 2 प्रकार का होता है, व्यष्टि और समष्टि, उसको बांटने वाले रेगनर फ्रिश थे, जो नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को बांटा। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमको ये बताओ कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को रेगनर फिश ने कौन से साल, किस ईयर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा था? इसका आंसर हमको कमेंट करके नीचे बताओ। ठीक, अब हम लोग डिटेल में एक बार पढ़ते हैं, चलो, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 2 था, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। देखो, जैसे हम अभी समझाएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थशास्त्र का ऐसा इकाई जहां व्यक्तिगत एवं छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। देखो, वही यहाँ पे बोल रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म 8वां छोटा अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय अर्थव्यवस्था की उस शाखा से होती है जहां व्यक्तिगत एवं छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक परिवार, एक बाजार, एक फार्म इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः व्यक्तिगत एवं छोटे स्तर पर मांग, पूर्ति, उत्पादन, कीमत, संतुलन आदि जैसे चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि छोटे स्तर पे एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, एक व्यक्ति का मांग कितना है, एक व्यक्ति कितना पैसा बचत कर रहा है, एक फार्म का उत्पादन क्या है, एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक बाजार के बारे में, एक उत्पादक के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वही होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, छोटे छोटे चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलो, अब देखो यहाँ लिखे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। ये भी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे पहला देखो क्या विशेषता होता है। सबसे पहला, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पे व्यक्तिगत कीमत निर्धारण, यानी एक वस्तु का कीमत निर्धारण पढ़ते हैं, पूरे बाजार का कीमत निर्धारण नहीं पढ़ते हैं, एक व्यक्ति का। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। जब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो हम लोग को समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने में आसानी होता है। इसके बाद व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत व्यवहार का मतलब होता है एक व्यक्ति का क्या व्यवहार है,
कब कौन सा उपभोक्ता जो है, कब किस तरीके से उपभोक्ता वस्तुओं को खरीद रहा है, कब किसी उपभोक्ता का मांग बढ़ रहा है, मांग घट रहा है, कोई जो उत्पादक है वो कब पूर्ति को बढ़ा रहा है, पूर्ति को कम कर रहा है, एक व्यक्ति के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। क्लियर है? अगर आप सेम एज इट इज एग्जाम में लिख दिए ना तो भाई फुल में फुल नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो देखो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है बड़ा अर्थशास्त्र, जिसमें बड़े बड़े चीजों का अध्ययन किया जाता है, पूरे अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अथवा बड़ा अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की उस क्षेत्र से होता है जहां व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ना करके समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि सभी व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे, पूरे देश का अध्ययन करेंगे, पूरे अर्थव्यवस्था का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के ठीक विपरीत होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का, यहाँ गलती से व्यष्टि हो गया, यहाँ पे समष्टि होना चाहिए। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय निवेश, समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं सामान्य कीमत स्तर जैसे चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसको जरूर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, ये सब क्या है आने वाले चैप्टर में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। अब देखो आगे बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। क्या विशेषता होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का? सबसे पहला विशेषता, पूरे अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है, इससे पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद आर्थिक समस्याओं का निर्माण में सहायक होता है, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किया जाता है, आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होता है और पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? और ये जो है हम लोग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में ये चीज को तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपका उत्पादन के कितने एजेंट होते हैं? इसको या तो आप उत्पादन के एजेंट बोलो या उत्पादन के साधन भी इसको बोला जाता है। उत्पादन के साधन, 5 तरीके के उत्पादन के साधन होते हैं। सबसे पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन और पांचवा उद्यमिता। इसका मतलब है उत्पादन के एजेंट का मतलब है कि अगर आपको उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए आप इन्हीं चीजों का सहायता लेकर के उत्पादन करोगे, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता, ये सब। ठीक, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं, अगर बड़ा हो गया तो ठीक है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, थोड़ा सा दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अभी इसको समझाएंगे छोटा करके, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखा रहे हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या संबंध होता है, अच्छा से समझना। जब कभी भी आपको कभी भी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में या किसी भी चीज में अगर आपको कभी अंतर लिखने बोलेगा ना, तो हमेशा याद रखना अंतर को हमेशा आप टेबल में लिखना। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछ रहा है, तो देखो यहां लिखे व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहां समष्टि अर्थशास्त्र। अंतर देखो क्या होता है। पहला अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाएं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फार्म, यानी यहाँ पे व्यक्तिगत चीजों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ समष्टि में बोल रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, ये सब। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत और व्यक्तियों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे समाज के बारे में पढ़ा जाता है। तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि अर्थशास्त्र प्रचलन स्थिर होता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मानता है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, स्थिर है, और ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये मानता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र स्थिर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, एक वस्तु का, किसका, एक वस्तु के बारे में, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सभी वस्तुओं के बारे में। सभी वस्तुओं का मतलब होता है सामान्य कीमत स्तर, सभी वस्तुओं की कीमत के बारे में पढ़ा जाता है। 5वां नंबर, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं का निदान कीमत तंत्र के द्वारा होता है, और यहाँ पे होता है मुद्रास्फीति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति शक्तियों के द्वारा होता है।
इसके बाद यहाँ है व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है VBI। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई साल आप लोगों को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछता है। चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन के निकलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न शाखाओं को बताइए। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती है, तो बस इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है, मत रखना, बस याद रखना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 शाखाएं होती है। सबसे पहला शाखा होता है कीमत, वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा शाखा आपका होता है साधन कीमत सिद्धांत, और तीसरा आपका होता है आर्थिक कल्याण सिद्धांत। अगर आपको ये नीचे वाला याद नहीं रखना है, मत याद रखो, बस ये 3 ही चीजों को याद रखना। आने वाले लेसन में हम इसके बारे में डिस्कस आप लोगों से कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है अर्थशास्त्र की प्रकृति को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, VBI बहुत इंपोर्टेंट। अर्थशास्त्र की किसको बताइए, प्रकृति को, स्वभाव को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो क्या बोला गया आंसर में, अर्थशास्त्र की प्रकृति को मुख्यतः वास्तविक बनाम आदर्श विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान क्यों कहा जाता है, या ऐसे भी पूछ सकता है अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान क्यों कहा जाता है। अब वास्तविक विज्ञान क्या होता है, आदर्श विज्ञान क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि अर्थशास्त्र को वास्तविक और आदर्श विज्ञान दोनों क्यों कहा जाता है। अब पहले ये समझ लो कि ये जो हम लोगों का अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान क्यों कहा गया। देखो यहाँ समझाए हैं अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में, ध्यान से अच्छा से समझना। वास्तविक विज्ञान क्या होता है और इसके बारे में किसने बताया, यानी किसने कहा कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। तो देखो ध्यान से समझना, प्रोफेसर JB से सीनियर एवं प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को वास्तविक अर्थशास्त्र के रूप में बताया। यानी सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, JB से सीनियर और प्रोफेसर रॉबिन्सन ने, इन तीनों ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में बताया। इनका मानना था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान का मतलब होता है कि चीजों को और किसी भी समस्याओं को वैसे ही देखना जैसे वो समस्याएं है, ना कि ऐसा देखना कि उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। यानी अगर मान लो कि भारत में बेरोजगारी है, भारत की बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये नॉर्मल बात है, ठीक है, तो ये वास्तविक विज्ञान हुआ। लेकिन भारत की बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और भारत की बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे, ये आपका आदर्श विज्ञान है। ठीक है, तो ये बोल रहा है वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो समस्याओं को वैसे ही देखता है जैसे वो है। ठीक है, अर्थात समस्या जिस रूप में होती है उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि उसे क्या होना चाहिए इस पर ध्यान दे। समस्या जैसा है उसको वैसा देखो, ना कि ऐसा देखो कि वो समस्या कैसे होना चाहिए। वास्तविक विज्ञान केवल कारण एवं परिणामों के बीच संबंध को बताता है। जो प्रॉब्लम जैसे है उस प्रॉब्लम को वैसे ही देखा जाता है, यही कहलाता है वास्तविक विज्ञान। और दूसरी ओर ये जो हम लोगों का आदर्श विज्ञान है, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान, क्यों अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान कहा गया, तो देखो मार्शल, पिगू, हार्टले एवं किन्स ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में रखा। इन चारों ने मिलकर के अर्थशास्त्र को जो है वो आदर्श विज्ञान के रूप में रखा। ठीक है, आगे आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए, जैसे प्रश्न से होता है क्या होना चाहिए, जिसमें आर्थिक पहलुओं की इच्छाओं, अच्छाइयों एवं बुराइयों के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। यह अर्थशास्त्र को वैसा नहीं देखता जैसा वह है, बल्कि उनसे आगे चलकर उनके परिणामों का विश्लेषण भी करता है। जैसे सपोज कर लो कि भारत में चीजें महंगी हो रही है, यानी भारत में जो है वो महंगाई बढ़ रही है, तो भारत में महंगाई बढ़ना ये वास्तविक विज्ञान है। भारत में महंगाई बढ़ रहा है, ये वास्तविक विज्ञान है। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ रहा है
और महंगाई को किस तरीके से दूर करेंगे, ये आदर्श विज्ञान होता है। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज कर लो कि भारत में जनसंख्या बढ़ रहा है, तो भारत का बढ़ता जनसंख्या एक वास्तविक विज्ञान है, ये रियलिटी है, सच है, बढ़ रहा है। लेकिन जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है, जनसंख्या को किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना आदर्श विज्ञान होता है। क्लियर बात है? यानी एक अर्थशास्त्र जो होता है वो आदर्श और वास्तविक दोनों विज्ञान होता है। आदर्श विज्ञान भी होता है और वास्तविक विज्ञान दोनों होता है। फ्रेडमैन ने अर्थशास्त्र को वास्तविक एवं आदर्श दोनों विज्ञान के रूप में समझा। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र ना तो पूर्ण रूप से वास्तविक विज्ञान होता है और ना ही पूर्ण रूप से आदर्श विज्ञान होता है, बल्कि एक अर्थशास्त्र कभी आदर्श तो कभी वास्तविक विज्ञान होता है। यानी अर्थशास्त्र वास्तविक और आदर्श दोनों विज्ञान होता है। क्लियर है? नाम जरूर याद रखना, ठीक है। चलो आगे। अब देखो वही चीज है, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में अंतर। अभी हम जो चीज आप लोगों को वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के बारे में समझाएं, यहाँ वही चीज है। अगर आप एक बार इसको रीड आउट करना चाहो तो कर लेना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। वास्तविक विज्ञान जैसे होता है उसको वैसे ही देखा जाता है। वास्तविक विज्ञान समस्याओं को वैसे ही देखता है जैसे ही होता है। आदर्श विज्ञान उससे आगे चल के उसके कारणों को ढूंढता है। ठीक है, चलो। अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख विचारधाराएं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। फिर चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, सब जगह क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, कुछ चीज पहले तो पता है ना, अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? सर एडम स्मिथ को। आप हमको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ कि सर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी थी, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था और वो बुक कौन से साल पब्लिश हुआ था। ये 2 क्वेश्चन नीचे हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अब देखो, किसने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा? अर्थशास्त्र का धन संबंधी विचारधारा का परिभाषा किसने दिया था? सर एडम स्मिथ ने, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। दूसरा, कल्याणवादी विचारधारा, यानी किसने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित है, मानव कल्याण से, तो कल्याण संबंधी विचारधारा प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। किसने कहा था अर्थशास्त्र दुर्लभ संबंधी विचारधारा है, यानी दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसने दिया था? वो दिया था रॉबिन्स ने। किसने दिया था? रॉबिन्स ने। विकास केंद्रित विचारधारा, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र विकास केंद्रित होता है? ये कहा था सैमुअलसन ने। किसने कहा था? सैमुअलसन ने। वास्तविक विज्ञान संबंधी विचारधारा, किसने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान बताया? अभी हम लोग ऊपर पढ़े ना, वास्तविक विज्ञान संबंधी विचारधारा जेबी से सीनियर और रॉबिन्स ने दिया था। किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान संबंधी है? आदर्श विज्ञान, ये कहा था मार्शल, पीगू, हार्टले और किन्स ने। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट यहां से, वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान, यानी अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान तो कभी आदर्श विज्ञान होता है। ये किसने कहा था? फ्रेडमैन ने। अच्छा, अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, कि अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र विज्ञान है धनों का, तो याद रखना धन संबंधी विज्ञान का परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया था। नाम याद रखना। और इनमें से ये जितना भी परिभाषा है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा। लेसन 1 में से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और जितना सब्जेक्टिव कराएं, बस इतना सब्जेक्टिव कराना इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसमें बहुत ही जल्दी 15 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बीएसटी अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा। एक एक चीज 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। इंग्लिश में भी बताएंगे सेपरेट वीडियोज में, हिंदी में भी बताएंगे सेपरेट वीडियो में, और हिंदी इंग्लिश दोनों के मिला के एमसीक्यू का वीडियो एक साथ आएगा। आया मेरा बात समझ में? ठीक है, बस आपको करना क्या है, जितने भी वीडियोस अपलोड हैं, जितने भी हम आपको क्वेश्चन दे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में अच्छे तरीके से लिख के रखना। स्क्रीनशॉट रखने से काम नहीं चलेगा, हर चीज को अच्छा से कॉपी में नोट डाउन करके रखना, नोट्स बनाते हुए चलना। एग्जाम में आपका धाकड़ नंबर आने वाला है इकोनॉमिक्स में, और जितना भी इकोनॉमिक्स का डर है वो सब खत्म हो जाएगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स सेम पढ़ना है। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट के लिए भी वही सिलेबस है, वही बुक है, वही क्वेश्चन है। झारखंड बोर्ड के लिए भी वही है और यूपी बोर्ड के लिए भी यही है। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर कर दो, सबको बता दो क्लासेस स्टार्ट हो गया है, आए और एकदम धाकड़ तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम में बहुत शानदार नंबर से पास हो। अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने समाज का नाम रोशन करो सब लोग। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।